हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम अध्याय 1 पढ़ेंगे जो कि 9वीं कक्षा की विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है हमारी एनसीईआरटी की, उसका पहला लेसन है अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलो हम लेसन को शुरू करते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले हम ये देखें कि हमारे चारों तरफ जो पदार्थ फैले हुए हैं वो किन किन अवस्थाओं में हैं और किस किस साइज के हैं वो। ठीक है, तो आप बखूबी उन पदार्थों के बारे में जान सकते हो, और जैसे कि हम इस लेसन के थ्रू भी करेंगे ये काम। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं। आकार का मतलब होता है उसका मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी हम उसका आकार माने। ठीक है, आकृति का मतलब उसका होलिया, उसकी शक्ल। बनावट का मतलब ये है कि वो किस कलर की है, किस प्रकार उसकी बनावट है, किस प्रकार उसका ढांचा है। ये सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। जैसे ईंट है, पत्थर है, इनकी जो शक्ल है, जो शेप है, जो साइज़ है, वो अलग अलग आपको नज़र आएंगे। पंखा है, कुर्सी, मेज़ है, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आपकी सराउंडिंग की चीज़ें हैं। इस विषय में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है, जो सारी चीज़ें हम जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, हम किस चीज़ के बने हुए हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ के बने हुए हैं। ठीक है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। अब देखो, कोई वस्तु अगर इस संसार में अस्तित्व में है तो उसके बारे में दो बातें आप कन्फर्म करो कि वो वस्तु जो है उसका एक तो द्रव्यमान होगा, यानी उसके अंदर पदार्थ की कुछ न कुछ मात्रा होगी। ठीक है, जिस वस्तु का द्रव्यमान नहीं होगा वो वस्तु इस संसार में अपना अस्तित्व नहीं रख पाएगी। ठीक है, यानी एवरी मटेरियल विच एग्जिस्ट इन द नेचर शुड हैव सम डेफिनेट मास। और ये कुछ स्थान, आयतन, जिसको हम आयतन कहते हैं, ठीक है, वो भी घेरती है। और कोई भी वस्तु जो है उसको अपना अस्तित्व बनाने के लिए कुछ न कुछ वो जो है संसार के अंदर जगह घेरती है, चाहे वायु है, चाहे कोई भी चीज़ है, ईंट है, पत्थर है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, अपना आयतन रखती हैं, वॉल्यूम होता है उनका सभी का। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं वायु, अग्नि, जल, आकाश। इसके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों के सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव। ठीक है, जीवित और जो मृत चीज़ें हैं वो सारी किससे बनी हुई हैं, इन 5 तत्वों से मिलके बनी है। हमारा शरीर भी, मानव शरीर जो है, ये भी 5 तत्वों से मिलके बना, इसमें 5 तत्व विद्यमान हैं। ठीक है, और जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, या हमने देखा कि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद ये 5 तत्व इन्हीं 5 तत्वों में जो प्रकृति में विद्यमान है उनमें समाहित हो जाते, मिल जाते हैं। ठीक है, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी तत्वों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। ठीक है, जो यूनान के दार्शनिक थे, ग्रीस जो साइंटिस्ट थे, फिलोसफर, उन्होंने भी तत्वों का इसी तरह का वर्गीकरण किया। ठीक है, यूनान के दार्शनिकों में आप नाम ले सकते हैं एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं, प्लूटो है। ठीक है, इस तरह के दार्शनिक हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में जैसे इसने बताया
कि हम केवल भौतिक गुणों को ही आधार मान के पदार्थ का एक जो चर्चा है उसकी करेंगे हम, ठीक है। और जो रासायनिक गुण हैं उनको हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब भौतिक स्वरूप क्या है उसका ऊपर से हम देखें, शक्ल कैसी है, रंग कैसा है, ठीक है, गंध कैसी है, ये सारे क्या हैं, भौतिक गुण हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सत्य होते हैं। सत्य क्या होते हैं, लगातार, कंटिन्यूअस, यानी बीच में कहीं खाली जगह नहीं होती, ठीक है। परंतु एक अन्य विचारधारा का मानना यह है कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होते हैं। जिस तरह से रेत बना होता है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उसी तरीके से अब कणों के बीच में जगह होती है। अब जब आप रेत में पानी डालते हो तो पानी जो है उन कणों के बीच में चला जाता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा पानी कहाँ चला गया, ठीक है। इससे यही सिद्ध होता है कि रेत के जो कण हैं उनके बीच में खाली जगह होती है, ठीक है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि सत्य कण है या कणों से मिलकर बने हैं। क्रियाकलाप 1.1, एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? अब जैसे यहाँ बात नहीं हो रही कि हम जल में नमक या चीनी को घोलें, घोलना नहीं, आपने ये देखना कि जब नमक और चीनी हम डाल देते हैं तो नमक चीनी पानी के अंदर गायब हो जाते हैं। गायब का मतलब वो ऊपर नहीं रहते, वो उसके अंदर समा जाते हैं। अब वो नमक और चीनी कहाँ चले गए, ठीक है। अब इससे यही बात सिद्ध होती है कि जो पानी है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खाली जगह है जहाँ पर नमक के कण या चीनी के कण जो हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को समाहित कर लेते हैं, ठीक है। और इससे ये भी देखना कि जैसे ही हम नमक या चीनी को उसमें डालते हैं तो क्या इसके स्तर में, जल के स्तर में कोई बदलाव आया है, ठीक है, ये भी हमें चेक करना है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी हुई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ये चित्र यहाँ दिखाया गया है, ये वाला चित्र, इसमें ये सारी प्रक्रिया जो हमने ऊपर क्रियाकलाप में पढ़ी वो दिखाई गई है। चित्र 1.1 में जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं, ठीक है, और आपको दिखाई नहीं देते। इसको आप मैग्नीफाई करके भी देख सकते हो, इसको आप मैग्नीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे आप इसको बड़ा करें तो आपको ये कण जो हैं ये साफ साफ नजर आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें लाख गुणा समाहित किया गया है, आवर्धित किया गया, बड़ा करके देखा गया है, ठीक है। सेकंड केस में हम जल और नमक जब हिलाते हैं तो ये इसके अंदर घुल जाते हैं। और चौथे केस में अगर हम इसको देखें तो जल के और नमक के कण जो हैं साफ साफ नजर आते हैं जब हम इसको किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे रख के देखते हैं, ठीक है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कितने छोटे हैं ये कण, ये बहुत छोटे हैं या बीच के हैं या ऐसे भी हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं या किसी चश्मे से देख सकते हैं या किसी दूरबीन की हेल्प से देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे होंगे कि ये कण कितने छोटे हैं, ठीक है। और स्वाभाविक है इस तरह के प्रश्न उठना। ये हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। क्रियाकलाप 1.2, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? लाल दवाई होती है, ठीक है, जिसको हम जल में मिलाते हैं कीड़े मारने के लिए, ठीक है, KMnO4।
इस लाल दवाई का प्रयोग जल में कीड़े मारने के लिए किया जाता है ताकि जल जो है वो पीने योग्य बन जाए। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसमें 90 ml जल मिला दें। अब आपने क्या करना है, 100 ml का एक घोल बनाना है आपने, उसमें से 10 ml पानी जो है वो आपने निकाल लेना है और उसको उसमें क्या करना है 90 ml फ्रेश वाटर मिला देना है, साफ पानी। ठीक है, फिर ये जो घोल बनेगा इसमें से फिर आपने क्या करना है, फिर 10 ml पानी को निकाल लेना है। ठीक है, फिर उसमें 90 ml पानी और साफ पानी जोड़ देना है। इस तरह से आप ये प्रक्रम जो है 5 से 8 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, इस एक्टिविटी में यही बात बताई गई है। ठीक है, जैसे कि इस चित्र में नीचे यही प्रक्रिया दोहराई गई है, इसको आप 7 से 8 बार इसको दोहराएंगे। ठीक है, अनुमान लगाएं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकरित करने पर